साहब आपके पास आते हुए वो कह रहे हैं कि आपकी जो परंपरा है ना वो कुंठा का शिकार होती जा रही है, प्रथा कुंठा की तरफ आगे बढ़ गई है। दलाल दलाल दलाल। कुछ लोगों की ओर से इसको बढ़ाने का चढ़ाने का काम किया जाता है, इस वजह से इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैडम, मैं मुसलमानों की तरफ से सफाई देने नहीं आया हूं। और हम सफाई दें क्यों? क्या हम इस देश के बराबर के नागरिक नहीं हैं? और जितने लोगों ने सवाल उठाया है इन सब की बातों का एक एक करके तथ्यों के साथ जवाब दूंगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इनमें से किसी की हिम्मत है तो मेरी बात का जवाब दे दे। मैं यहाँ फालतू बात करने नहीं आया। मैडम, ये कहा जा रहा है कि साहब जीव हत्या पाप है। बकरीद पर ही जीव हत्या पाप होती है। सारा प्रेम मोहब्बत बकरों से मुर्गों से बकरीद पे ही आ जाता है। ये जितने लोग बैठे हैं इनको एक आंकड़ा दे रहा हूं। पूरे भारत में जो हर साल जो बिक्री होती है गोश्त की, चाहे वो चिकन की हो, मटन की हो, बीफ की हो, बफेलो की हो, भेड़ की हो, मैं इन सब की आंकड़ा दे रहा हूं। लगभग 350 करोड़, 3 अरब 50 करोड़ के आसपास मुर्गा हर साल काटा जाता है। All out of rest. 25 करोड़ से 30 करोड़ बकरा और भेड़ काटा जाता है। बफेलो और बाकी जानवर की बात नहीं कर रहा हूं। अभी वीएचपी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, कहने लगे साहब प्रतिबंधित, मुसलमान नहीं काटता सर गाय। गजब बेइज्जती है। और मैं ये भी नहीं कहता, हो सकता हो कहीं काटता हो तो सरकार को चाहिए रोके, लेकिन अगर आपको गाय के हत्या पर इतना आप चाहते हैं कि स्ट्रांगली अपोज किया जाए और रोका जाए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। चलिए जरा मेंढक में, तेलंगाना में सतीश सब्बरवाल के बूचड़ खाने पर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चलिए सुनील कपूर के बूचड़ खाने पर। चलिए मदन एबट के बूचड़ खाने पर। चलिए सुनील सूद के बूचड़ खाने पर। और चल के रोकते वहां रोज बीफ कट होता है, बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है। खाली आपको बकरीद में दिखता है, वहां जाते हुए डरते हैं आप। क्यों हिला डाला ना। अभी मैंने नंद किशोर गुज्जर जी की बाइट सुनी, वो बता रहे हैं ये और वो फला। सर, मुजफ्फरनगर में शेरनगर गांव में हमने देखा था पिछले बकरीद पर कई मुसलमानों ने इस तरह से काटा था आसिम वकार साहब। अब नंद किशोर गुर्जर कहते हैं तो फिर आपको बातें चुभने लगेंगी। मैंने कई मुसलमानों की फोटो देखी थी बकरीद पर, केक के ऊपर बकरीद बताकर काटा गया था उसको, इको फ्रेंडली बकरीद बनाने में। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। अरे मैडम, मैं कह रहा हूँ, हाँ मैडम मैं कह रहा हूं कि अलनूर एक्सपोर्ट के नाम से अलनूर फूड प्रोसेसिंग कंपनी जो है, जो सुनील सूद की मुजफ्फरनगर में है, वो तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है, नंद किशोर गुज्जर के इलाके में। जाइए वहां चेक कीजिए कितना बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। तो टूट गया मैं तो। अब ये क्या बात करता है यार। वहां क्यों नहीं जा रही? और आपसे मैं पूछ रहा हूं, जितने बूचड़ खाने हैं, जितने फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट कंपनियां चल रही हैं, इनके सैंपल लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा बीफ कहां कहां बिक रहा है। दूसरी बात, मुसलमान 14% है मैडम, और 74% हिंदुस्तान में गोश्तखोर लोग हैं, नॉन वेजिटेरियन। हम तो 14% हैं। ये 60% में जाके तबलीग कीजिए। मिल गया जवाब। उनमें अलग जगाइए। ये सब निकलिए। मिस्टर पारिक साहब, मिस्टर रगी साहब, मिस्टर ये बैठे में हमारे स्वामी। अरे आसिम वकार, आप मेरा नाम लेने से अपनी बात जस्टिफाई नहीं करेंगे। मैं आऊंगी, स्टूडियो में भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगी। मैं जवाब दे दूं। नहीं, आप कह रहे हैं कि 60% और स्वामी चक्रपाणी जी की बात करनी ज्यादा नहीं, आसिम वकार ने हिम्मत कही है ना चित्रा जी, आसिम वकार ने हिम्मत की बात कही है, तो मैं इनको फैक्ट में जवाब दे देता हूँ। जल्दी से 4 लाइन में आप जल्दी से दीजिए, फिर स्वामी चक्रपाणी जी आ रही हूँ जुनैद हारिस साहब आपके पास। जल्दी से संगीत रागी जी। धन्यवाद चित्रा जी, जल्दी से धन्यवाद। ये लड़ाई जो है, ये बात चित्रा जी, जो बात असीम वकार ने कही है, हिम्मत की तो है ही नहीं। ये बात राइट टू फूड की है ही नहीं। दिक्कत यही होती है जिनकी खुद की पार्टी के शीर्ष नेतृत्व चुनाव के समय पे कटती हुई गाय की दुकान पे जाके और बोलते हैं कि काटते रहो, उनसे तो मैं अपेक्षा कर भी नहीं सकता। चुप साली, बकवास करती है हराम। वो बीफ के ऊपर में कोई एक्शन लेंगे, मगर क्यों? लेकिन ये राइट टू फूड की लड़ाई नहीं है, ये है रिलीजन की आड़ में बेजुबान जानवरों की हत्या करना और उसको त्योहार बनाना। ये बात उसकी है। ना तो आपके धार्मिक अधिकार आपको प्रोवाइड करता है, ना भारत का संविधान आपको प्रोवाइड करता है, ना आर्टिकल 25 बताता है, ना आर्टिकल 48 बताता है। लेकिन सूरत 2
आयात 67 बोलती गाय काटो। आपने कहा था गाय मैं नहीं काटते। किसी एक आर्टिकल सेकंड को नहीं रुको, जानता। मैं आपके माध्यम से कोट कर रहा हूँ, सूरह 2 आयात 67। सुनिए आसिफ बकार, मैं बोलूं बीच में मत बोला करे। और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, निश्चय ही अल्लाह तुम्हें आदेश देता है कि एक गाय ज़बाह करो, आपको राइट दिया जाए गाय काटने का, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा स्लॉटरिंग ऑफ काउ इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मुस्लिम रिलीजन। ये अब जान लीजिए ठीक से। और आप बात कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के टीवी पे कि हम गाय काटते ही नहीं है, ये बात राइट टू फूड की नहीं है, ये बात मैं रिलीजियस प्रैक्टिस विरोध की कर रहा हूं, गाय नहीं करना चाहिए। को मारना अरे और उसको भी बात सेलिब्रेट सुनो करना। मेरी, अभी नौजवान आदमी हो, जोश बहुत है, मेरी बात को समझने की कोशिश आप मेरे करो। नौजवान पे मत जाए, आप तो मैंने मैं जो कह बोला रहा हूँ उसको गाय कंपेयर मुसलमान करनी नहीं चाहिए। काटना आप चाहिए, तो मुसलमान कंपेयर को ना करनी चाहिए। काटता है। आप स्लॉटर हाउस क्यों आसिफ नहीं जाते बकार, हो? मैंने आपको कोट करा जहाँ है, रोज गाय आपको काटी जा रही। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुसलमानों को कोई शौक नहीं है, मुसलमान नहीं खाता है। हाँ जल्दी से अपनी बात करिए, लेकिन फिर बाकी जिन लोगों के स्लॉटर पास आना हाउस है। में ठीक है। डेली झारखंड रांची में क्या हो बीफ रहा है? एक्सपोर्ट हो रहा है, झारखंड और रांची में दिखा क्या हुआ है? बीफ का उत्पादन हो रहा है, वहां क्यों नहीं जा रहे हैं आप? हाँ। अब आप मुझे बोलने नहीं दे रही मैडम, आप जवाब दीजिए इनसे। मत करो मेरी जान। अरे दो और लोग हैं जगह जो जा इनके रहे हैं, पास आए हैं, सब दो जगह लोग जा रहे हैं, हैं। बंद कराइए सब। प्लीज जहाँ हमें तो दो लाइन बीफ में का जल्दी से उत्पादन अपनी हो रहा बात है। खत्म कर लीजिए। चित्रा जी, कुल मिलाकर बात यही पुनः स्टार्ट करी थी और वहीं पे मैं वापस लाता हूं कि ना तो इनका धार्मिक अधिकार है। अगर इनका धार्मिक अधिकार है तो सूरह 22 के अंदर में, अल हज के अंदर में आयत 37 में क्यों कह रहा है कि उनको ना तो मांस चाहिए ना मांस जानवर का खून चाहिए, फिर भी आप काट रहे हैं? चीटिंग करता है तू। 200 वर्सेस हैं और 6 चैप्टर है जो जानवरों की बात करता है कुरान में, कहीं नहीं लिखा है सेक्रीफाइस के लिए, फिर आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इट्स नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मुस्लिम रिलीजन, अरे इट्स भाई, बिकम अ मैं रिचुअल, सरकारी इट्स नीड टू कुरान बी की कम नहीं चाह रहा डाउन हूं। बिकॉज़ इट्स नॉट मैं रिक्वायर्ड। कह रहा हूँ कि जो स्लॉटर हाउस चल रहे ठीक हैं, है। इनको रोज इनमें गोश्त उत्पादन हो रहा है, बीफ का उत्पादन हो रहा है, इनके पास क्यों नहीं जा रहे हो? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं प्यारी समझ गई। स्वामी चक्रपाणी जी, सीधे आपके पास आते हुए उसके बाद जो निर्धारित के साथ तो पूरा मुल्क खड़ा था, पूरा विपक्ष खड़ा था, एक स्वर में कह रहे थे सिखाओ पाकिस्तान को लेसन। क्यों नहीं आप कुछ कर पाए? मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। मैं कार्रवाई, आप क्यों पीछे हट गए? आपके पास मौका था, आपको पीओके इस बार लाना चाहिए था, क्यों नहीं लाया आप? ऐसे ही थोड़ी इंदिरा जी याद करी जा रही है और आपके लोग याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंदिरा जी ने जो कर दिया वो मोदी जी नहीं कर पाए। ये असलियत है। मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। यहाँ पर दो चार बातें यहाँ पे और भी कहनी जरूरी है। ये बात कर रहे थे किसी फवाद चौधरी की, कौन है ये चिंटू? उसको क्यों इतना पॉपुलर बताते हैं आप बुला बुलाकर? उसने नेहरू की तारीफ कर दी। अरे नेहरू की तारीफ विश्व करता है, आपने तो जाके जिन्ना को सेक्युलर बता दिया। अडवाणी जी उसकी मजार पर गए, वहां पर प्रार्थना करी, वहां पर श्रद्धांजलि करी, चादर चढ़ाई, फूल चढ़ाए, उसको धर्मनिरपेक्ष बताकर आगे स्वाद गए उस जिन्ना को जिसने बंटवारे की पहल करी थी इनके सावरकर के साथ मिलकर। आप यहाँ पर आपने एक सवाल पूछा था और यहाँ पर सुधांशु जी ने कुछ बातें कही, उसका जवाब देना चाहते हैं। सुधांशु जी, आपको बैंक नेशनलाइजेशन से दिक्कत है? मुंबई में एक क्रोनी कैपिटलिस्ट जो थे वो बैंकों पर कब्जा करके रखते थे। इंदिरा जी ने एक बार में बैंक का नेशनलाइजेशन किया और गरीबों तक बैंक पहुंचा, गरीबों तक सेवाएं पहुंची, छोटी छोटी जगहों पर बैंक की ब्रांचेस खुली। आप एक भी कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं, एक का नहीं कर सकते हैं, ये असलियत है। आपको दिक्कत पीएसयू बनने से, वो सरकारी पीएसयू बने, हाँ बनाए पीएसयू हमने, और असलियत यह है कि आपने एक भी पीएसयू नहीं बनाया 11 साल में। हमने सरकारी उपक्रम बनाए, वहां पर लोगों को नौकरियां दी और स्पेशली दलित, पीड़ित, आदिवासियों को, पिछड़ों को रिजर्वेशन के माध्यम से वहां पर नौकरियां मिली। आपको उससे भी दिक्कत है? सुप्रिया जी, मेरा ये सवाल है, हम इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं 1971 की, वो बहुत महत्वपूर्ण है और इंदिरा जी ने जो किया वो बहुत अच्छा किया, बहुत बड़ा सबक सिखाया और आज भी उसकी मिसाल दी जाती है। लेकिन मुंबई हमलों में जब हमारे 166 लोग मारे गए थे, उसके एक महीने के बाद जब हम लोग डिबेट कर रहे थे तो पाकिस्तान को क्या सबक सिखाया था हमने? एक जिंदा आतंकवादी कसाब पकड़ा गया था, जिंदा जागता जीता हुआ सबूत। पाकिस्तान को बेनकाब नहीं कर पाए, उसको डॉजियर सौंपते रहे। पाकिस्तान के टुकड़े कर देने चाहिए थे 2008 नवंबर के बाद, हम नहीं कर पाए। अगर उसी समय 2 टुकड़े हो गए होते तो आज पाकिस्तान 2025 में फिर से फन नहीं फैलाता। ये सवाल भी पलटकर पूछा जाएगा सुप्रिया शिनी जी आप लोगों से। बिल्कुल जवाब दीजिए, आप ही से सवाल है। 500 से ज्यादा शहीद हुए कारगिल में हमारे। हाँ। आपने 2001 में क्यों बुलाया परवेज मुशर्रफ को? उसके तो हाथ हमारे लोगों के खून से सने हुए थे। हमने पाकिस्तान को लेसन सिखाया था, हमारी सेना ने 99 में सिखाया था लेसन, और अटल जी ने तो कहा भी था सदन में, अमेरिका का प्रेशर था लेकिन हमने सीज फायर नहीं किया। ऐसी बात मोदी जी भी कहें,
क्यों नहीं कह रहे? अरे चलिए, आप इंदिरा जी को नहीं मानते हैं, आप उस व्यक्ति उनको नहीं मानते जिसको इस देश ने दुर्गा कह दिया, आप कहिए ना। अटल जी ने तो कहा पाकिस्तान का तो दबाव मेरे ऊपर था, मैंने कहा नहीं, जब तक मैं सबक नहीं सिखाऊंगा मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपको भी ऐसा करना चाहिए था। देखिए, तथ्यों पर अगर बात की जाए ना तो बीजेपी के पास कुछ है नहीं कहने को। तथ्यों के अलावा जलेबी बनाई जाए, मीडिया के माध्यम से कुछ कहलवाया जाए तो वो अलग पिक्चर हो जाती है। नरेंद्र मोदी जी 3 भाषण दे चुके हैं, इस देश के सदन के सामने भाषण क्यों नहीं दे रहे हैं? आइए हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे अडवाणी जी ने करी थी, जैसे अटल जी ने करी थी, जैसे लोहिया जी ने करी थी। आइए, इस देश के सदन को कुछ तो आप गरिमा मानते होंगे, इस देश के सदन की कोई तो महत्ता है। लोग चुनकर अपना प्रतिनिधि इसलिए भेजते हैं कि अगर आज हमारे मन में सवाल है तो 142 करोड़ लोग तो नहीं खड़े हो जाएंगे, हमारे प्रतिनिधि खड़े होंगे, तो उनके सवालों को सुनिए, उनकी बात का जवाब दीजिए। जैसे कि अडवाणी जी ने पूछा था सवाल और मनमोहन सिंह जी ने जवाब दिया था, जैसे कि अटल जी ने पूछा था सवाल और नेहरू जी ने जवाब दिया था। आज आप क्यों नहीं कर पा रहे ये बात आप क्यों नहीं कह पा रहे कि भारत के संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, संसद से ज्यादा सुप्रीम इस समय कुछ नहीं है और संसद को सच बचाया जाए। चाहता था, आज वो पाकिस्तान हमारे समकक्ष बोला जा रहा है। अरे क्या हैसियत है पाकिस्तान की? 41,000 करोड़ का लोन लेने जा रहे हैं कंगले, IMF का लोन ले रहे हैं। अब ये अलग बात है कि हम उसका विरोध नहीं कर पाए, हमारे साथ वहां के मुल्क, वहां पे IMF के मुल्क नहीं खड़े हुए, इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नाम कोई कैसे साथ में ले सकता है? और अमेरिका बार बार ये कर रहा है। सरकार उसको क्यों नहीं बोल रही है कि आप ये कहना बंद कीजिए, ये हमारी सॉवरेनिटी पर, हमारी इंडिपेंडेंस पर, हमारी इज्जत पर प्रहार है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी जी सबसे बातें करते हैं, अमेरिका से क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्यों नहीं बंद करा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों का जो बार बार वो श्रेय ले रहे हैं? आप कौन होते हैं हमारे बीच में सीज फायर कराने वाले? हमारी सरकार सीज फायर कर सकती है, आक्रामक कार्रवाई हो रही थी उसके बीच में सीज फायर किया, वो सवाल उठ सकता है, लेकिन आप कौन होते हैं भाई? आप कहां से आ गए हमारे बीच में बिचौलिए बनकर? आप कौन होते हैं कश्मीर की बात करने पाए? कश्मीर हमारा मुद्दा है, हम उसको सॉल्व करेंगे। आज शहबाज शरीफ का बयान मैंने सवेरे देखा, वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब और दुबई में न्यूट्रल साइड पे वार्ता हो सकती है। अरे तुम कौन होते हो वार्ता कराने वाले? अमेरिका के आप लोग इशारों पे पल रहे हैं, आज हम अमेरिका को बोल नहीं पा रहे, इस तरह की बातें करनी बंद करिए। तो टूट गया मैं तो अब भी पकड़ेगी और पाउंड को भी पकड़ेगी। हम ये कह रहे हैं, देखिए इनकी पार्टी ने 55-56 साल सरकार चलाई है। अब मैं कहना चाहता हूं, विदेश मंत्रालय को कैसे पता हो सकता है किस समय स्ट्राइक होने वाली है? यह तो सिर्फ डिफेंस मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच में होगा। दूसरी बात, इवन डिफेंस में भी अगर आर्मी की कोई स्ट्राइक कोर या एयरफोर्स का कोई स्क्वाड्रन काम करने जा रहा तो सूर्य स्क्वाड्रन के बाहर किसी को नहीं पता होगा, स्ट्राइक कोर के बाहर नहीं पता होगा। तो अगर कोई नेता प्रतिपक्ष ये कहे कि साहब विदेश मंत्री ने जस्ट पहले बता दिया, तो इसका मतलब उन्हें सरकार के काम करने का तरीका ही नहीं पता है और प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब है। फैक्ट यह है, विदेश मंत्रालय की समिति में इनके नेता शशि थरूर जी स्वयं अध्यक्ष और कांग्रेस के तमाम नेता थे, मैं खुद उसमें था, उसमें 24 लोग प्रेजेंट थे, मतलब हाईएस्ट उसमें प्रेजेंट थे। विदेश सचिव ने बहुत स्पष्ट बताया कि 1:30 बजे जब हमारी स्ट्राइक खत्म हो गई, उसके बाद विदेश मंत्री ने फोन किया पाकिस्तान को और कहा कि हमने आपके यहां स्ट्राइक की है। अब आज का भारत घुसता भी है, मारता भी है, मारने के बाद बताता भी है। फिर हमने स्पष्ट किया कि हमने आपके किसी नागरिक इंस्टॉलेशन को, किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को, किसी स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन को हमने निशाना नहीं बनाया है, हमने सिर्फ आतंकवादी अड्डों को बनाया। अब यह आपके ऊपर है कि आप मामले को बढ़ाना चाहें या ना बढ़ाना चाहें, जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। यह बात। दूसरी बात, भाई अगर ट्रंप के बयान पे भरोसा करिए तो पूरा करिए ना। ट्रंप ने कहा कि मैंने न्यूक्लियर डिजास्टर को अवॉइड किया है, तो भैया आधा तो ट्रंप का बयान स्वीकार है कि उन्होंने कहा मैं न्यूक्लियर वाले में आईएईए बीच में, आईएईए की तो कोई टीवी नहीं गई इस बीच में पाकिस्तान में, तो कहां से? तो मेरा मानना है या तो भारत सरकार के बयान पे यकीन करिए तो पूरा करिए, ट्रंप के बयान पे यकीन करिए तो पूरा करिए। ये दोनों का आधा लेने का प्रयास मत करिए, तो मुझे लगता है उससे ज्यादा बेहतर रहेगा। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, जो आपने कहा विजय शाह जी ने जो बयान दिया है उसके लिए माफी भी मांगी है, खेद भी व्यक्त किया है, इसके बावजूद जो कोर्ट की कार्रवाई होगी वो होगी। मगर राम गोपाल जी ने जो व्योमिका सिंह जी के लिए कहा उसके लिए तो माफी भी नहीं मांगी। अब ये बताइए, इनके लोगों ने भारत की सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहा, माफी भी नहीं मांगी। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को जाके सिद्धू ने, जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय, जनरल बाजवा को गले लगाया, माफी भी नहीं मांगी। हाफिज को साहब कहा, माफी भी नहीं मांगी। और तो और ये कह रहे हैं उन लोगों से जाके पूछिए। तो मैं कहना चाहता हूं, भारत की संसद पे हुए हमले में जिन लोगों ने, सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान गंवा दी थी, उसके मां खराब हो जाएगा। मैं मां
अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। बाद 7 साल अफजल गुरु को फांसी नहीं हुई, मगर सोनिया जी की आंखों में आंसू नहीं आए, बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंसू आए। तो मैं कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने कहा कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, माफी भी नहीं मांगी, उनका तो समर्थन करने चले गए। इसलिए उस विषय को छोड़िए, और कौन किसको अपना विदेशी प्रभाव में आता है, तो मैं सिर्फ एक फैक्ट कोट करना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार में, मनमोहन सिंह जी की सरकार में विदेश मंत्री थे नटवर सिंह। विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, वन लाइफ इज नॉट एनफ, और उसमें उन्होंने खुद लिखा है कि मुझे विदेश मंत्री पद से इसलिए हटाया गया क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था। यह मनमोहन सिंह सरकार के विदेश मंत्री नटवर सिंह की कहानी, उनकी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में उनकी जबानी। अब दूसरी बात मैं कहता हूं, मैं नहीं कहता कि जो विकीलीक्स में लिखा है सच है, मगर आज तक आके कांग्रेस पार्टी ने इसका खंडन नहीं किया है कि हिलरी क्लिंटन ने कहा कि मोन्टेक सिंह अहलूवालिया के मंत्री बनने वाले थे, फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी कैसे बन गए, ये कहां से आया। बकौल विकीलीक्स जाके अमेरिका के राजदूत से मिलकर राहुल गांधी ये कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद ज्यादा बड़ा खतरा है। बकौल विकीलीक्स 2008 में न्यूक्लियर डील को फाइनल करते समय स्टीवन वाइट जो डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन था, उसको इनका एक नेता जाके कहता हमने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है पूरा सांसदों को सेट करने के लिए, न्यूक्लियर डील पास हो जाएगी, आप चिंता मत करिए, और पीछे की बातों को तो छोड़ते चले जाइए, उसमें तो फिर बहुत सारा विस्तार में जाएंगे तो कौन किसके साथ रहा है। इसलिए मेरा मानना है इस अवसर पर सबको साथ मिलकर चलना चाहिए, और आपसी मतभेद और राजनीतिक मतभेद को इस संवेदनशील समय में दूर रखे तो बेटर है। मगर क्या करें, इनके खड़गे जी बोल देते हैं ऑपरेशन सिंदूर उनके लिए कि छोटी मोटी बात है। मुझे लगता है ये इन बातों को दरकिनार करके इस समय एकजुटता प्रदर्शित